हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलॉन्ग। मैं हूं अदिति गुप्ता और हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आई हूं। आज मैं आप सबके लिए सॉल्व करूंगी इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट। मैं प्रीलिम्स का एसबीआई क्लर्क का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक इंग्लिश का सेक्शन कैसे अटैम्प्ट करते हैं प्रीलिम्स में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लगता है ना कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश मुझसे नहीं होती है, एग्जाम में मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन करूँ कौन सा नहीं करूँ, पहले मैं आरसी करने लग जाता हूँ या पहले मैं ये करने लग जाता हूँ, तो मुझसे नहीं होता। तो क्या सही तरीका है इंग्लिश को अटैम्प्ट करने का? देखो, इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो 20 मिनट का आता है, हर सेक्शन 20 मिनट का आता है प्रीलिम्स में। इंग्लिश के सेक्शन में सिर्फ 30 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब में 35 क्वेश्चन होते हैं, 35, ठीक है। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कैसे करने हैं उसका मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मेरा तरीका होता था। अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी आप जिस भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, अगर आपके लिए वो वर्क करती है तो आप उसी को कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो। बट इफ़ यू लाइक मी टू टेल यू हाउ टू डू हाउ टू अटेम्प्ट अ इंग्लिश सेक्शनल, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप मॉक टेस्ट दे के दिखाओ। तो मैं ना ऐसे सीरीज़ में करूँगी। आज मैंने इंग्लिश किया, कल मैं रीजनिंग करूँगी, फिर मैं मैथ्स करूँगी। मैं ये सेक्शन वाइज क्यों करी हूँ कि एक टेस्ट 20 मिनट का होता है और मैं पूरा मॉक टेस्ट दे के दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं बताऊँ इसमें, इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा। मेरा फोकस मॉक देते वक्त ये नहीं होगा कि मैं पूरा मॉक सॉल्व करूं या मैं उसमें कितना स्कोर लाती हूँ मैं आपको दिखाऊं। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं जब कोई क्वेश्चन करती हूँ तो मैं उसको किस तरीके से देखती हूँ पहले तो, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग मेरे को ये बताना है कि वो जो तरीका होता है, ठीक है, उसके अलावा वो फॉर्मेट क्या होता है कि पहले सीक्वेंस में मैं कैसे करती हूँ, क्या मैं पहले आरसी करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो मैं सब बताऊँगी। मेरा बिल्कुल फोकस ये नहीं होगा कि मैं आपको ये करके दिखाऊँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन कैसे करती थी, मतलब कि सही करी हो गलत। उस टाइम पे मेरा फोकस ये नहीं होगा। मेरा फोकस सिर्फ ये होगा था कि कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, ओके। आज हम सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का इंग्लिश का एक सेक्शन। मुझे आप लोगों को बताना था कि इंग्लिश का सेक्शन एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये डाउट आया था कि इंग्लिश ना मुझसे नहीं होती, इंग्लिश में मतलब मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं पहले तो ये डाउट क्लियर कर दूँ ना कि इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना, उसे सब्जेक्ट की तरह देखते हो इंस्टेड ऑफ अ लैंग्वेज। आप ऐसा सोचो कि आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप हिंदी में कैसे कम्युनिकेट करते हो वैसे इंग्लिश में करना है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, जिससे कि जो आप बोलते हो ना कि इंग्लिश का पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता या फिर मेरे को इंग्लिश में समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, वो आज मैं सब बताऊँगी कि पहले ग्रामर बेस्ड करना है, वो क्या बेस्ड करना है, ये सब करेंगे, ठीक है। तो आज के पेपर में मैं मेरा एजेंडा ये रहेगा कि मैं एक पेपर ऐसे सॉल्व करके दिखाऊं जैसे मैं एग्ज़ाम में सॉल्व करती। तो मैंने एक मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिले कि एग्ज़ाम में भी कैसे एग्ज़ाम क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो ये वन लाइनर है, इसे कर लेंगे, ग्रामर बेस्ड है। शी वॉज ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट एंड सॉ टू मरीन्स स्टूड ऑन द पॉर्च, नहीं स्टैंडिंग ऑन द पॉर्च या कुछ होगा, तो सी गलत हो गया, मैं कर लेती आगे। नेक्स्ट, ठीक है। यू वुड नीड to reinvent the European Charter to get to it to work efficient से काम तो नहीं करेगा ना, efficiently काम करेगा ना, एडवर्ब आएगा ना, तो डी गलत है, ठीक है। आगे करते हैं। उसके बाद है द मदर आस्क्ड द बॉय वाई ही इज़ नॉट talking to her and what made him upset. The mother asked the boy why he was not talking होगा मेरे हिसाब से। इसको हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, मुझे ये डाउटफुल है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ हार्वेस्ट which the rain drops where the rain drops are collected. बी कलेक्ट है, ठीक है। जहाँ उस टाइप की हार्वेस्टिंग है जहाँ पे रेन ड्रॉप्स कलेक्ट होते हैं, स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज़, ठीक है। वी नीड टू चेंज दीज थिंग्स बिफोर द ऑप्रेसिव लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इससे पहले वाला भी मैं मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करूँगी, ठीक है। उसके बाद देखो, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट पे क्यों कर रही हूँ, आप सोचोगे कि हर क्वेश्चन कर रही हूँ, नहीं। मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट इज़ अ सेफ ऑप्शन। अब अगर आपने सपोज मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दिया किसी क्वेश्चन को, ठीक है, आपने इसको सपोज सेव एंड नेक्स्ट कर दिया था, ठीक है, आपको कैसे पता चलता कि ये क्वेश्चन आपको मतलब जब फिर से एग्ज़ाम मतलब सपोज आपने पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ टाइम बचा, आप सोचोगे कि चलो मुझे डाउट था और देखता हूँ। अब आपने उसको मार्क ही नहीं कर रखा हो तो क्या आप एक एक क्वेश्चन को फिर से जाके देखोगे, उसमें आपका पूरा टाइम निकल जाएगा ना।
तो इसको अगर मैं मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दूँ तो बहुत ईजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को वापस आके ढूंढना, करेक्ट। तो अब ऐसे करके मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी कर लो उसमें आपको कोई लॉस तो है नहीं, कोई आके देखेगा तो नहीं, ठीक है। वाई नीड टू चेंज दीज थिंग्स बिफोर वी नीड टू चेंज दीज थिंग्स बिफोर द ऑप्रेसिव लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन दिस कंट्री डिस्ट्रॉयज देम। ऑप्रेसिव लेवल एक ये सिंगुलर चीज़ है, वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, तो डिस्ट्रॉयज देम वर्ब हमेशा एस के साथ सिंगुलर होता है। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब है डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेंटेंस इज गिवन 3 वर्ड्स, दीज वर्ड्स मे नॉट बी प्लेस्ड इन द करेक्ट प्लेसेस। इसमें क्या, ये भी बहुत ईजी होता है, इसमें ना इन वर्ड्स को रीअरेंज करना होता है इस सेंटेंस में, ठीक है, ये बहुत ईजी होता है। विजडम इज बूम विद इन द बोरोड, ये नहीं हो सकता, विजडम इज बूम विद इन द बोरोड, नहीं, विजडम इज बूम विद इन द डैश, इट हैज़ नो एक्सटर्नल कनेक्शन, वेयर एज नॉलेज हैज़ नो डैश विद इन एंड इज डैश फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। देखो, विजडम इज बॉर्न विद इन द सीकर, विजडम्स या तो विद इन द रूट्स तो बॉर्न नहीं हो सकती ना, विद इन द सीकर मतलब जो विजडम सीक करना चाह रहे हैं उसे ही विजडम मिलती है, तो सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। विजडम इज बॉर्न विद इन द सीकर, इट हैज़ नो एक्सटर्नल करेक्शन, वेयर एज नॉलेज हैज़ नो रूट्स विद इन एंड इज़ बोरोड। हाँ, तो देखो CBA, बी एकदम सही है। इट हैज़ नो रूट्स, नॉलेज की कोई पहले से कई जगह मतलब रूट्स नहीं थे। इट इज़ बोरोड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की वर्ल्ड से लिया गया है, तो ये करेक्ट हो गया। With ongoing expansion in areas such as industry and transportation, the country consumes massive amounts of energy from natural cornerstone and which have several served as the resources of contemporary. With the ongoing cornerstone in areas such as industry and transportation, the country consumes massive amount of energy from natural resources. देखो यहाँ पे C होगा, natural resources होंगे which have served as the cornerstone। अच्छा देखो, A सही है, A-C-B होगा मेरे हिसाब से, which have served as the cornerstone of contemporary world। इसको मेरे को, क्योंकि मैंने अभी बोला मेरे हिसाब से, मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर लिया। डैश वर्किंग कैपिटल कैन कॉज पीरियोडिक डिलेज और हॉल्ट्स इन द प्रोडक्शन फ्लो। अब देखो, अगर मैं इसके साथ पढ़ती ना तो मुझे मीनिंग समझ नहीं आता, मैं इन सबको ना ब्लैंक मान के चलती हूँ, ठीक है। तो डैश वर्किंग कैपिटल कैन कॉज पीरियोडिक डिलेज एंड हॉल्ट्स इन प्रोडक्शन फ्लो, हमेशा इन टाइप के सेंटेंसेस को पहले मैं पूरा पढ़ लेती थी, ठीक है, उसका मीनिंग समझ लेती थी, इन सबको ब्लैंक समझ के, ठीक है। Working capital can cause periodic delays or halts in production flow. On the contrary, dash access to working capital helps MSMEs to ensure business operations. Adequate working capital can cause periodic delays, ठीक है। स्कार्स वर्किंग कैपिटल, देखो यहाँ लिखा है किसी चीज़ की वजह से डीले हो रही है, तो अगर मेरे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होता तो क्या डिले होता? नहीं, तो स्कार्स एकदम सही है। स्कार्स वर्किंग कैपिटल कॉज पीरियोडिक डिलेज एंड हॉल्ट्स इन द प्रोडक्शन फ्लो एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अनइंटरप्टेड एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल हेल्प्स MSME इंश्योर एडिक्वेट बिजनेस ऑपरेशन। हाँ, तो इसमें होगा A-C-B, ठीक है। आगे करते हैं। Typically a significant majority of coins have extremely low volumes, which makes them dash to price manipulation and extraordinary dash from broader crypto trends. Typically a significant majority of coins, ठीक है, ये सही है क्योंकि यहाँ प्रोन नहीं हो सकता। अब प्रोन मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स नहीं, अ डेविएशंस मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स नहीं, तो ए जगह पे है, ठीक है। ऑफ कॉइन्स हैव एक्सट्रीमली लो वॉल्यूम विच मेक्स देम प्रोन टू प्राइस मैनिपुलेशन, करेक्ट है। प्रोन मतलब किसी चीज़ का उससे खतरा होता है, तो प्राइस मैनिपुलेशन का उसका खतरा है, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेविएशंस मतलब कि बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्लक्चुएशन होती है क्रिप्टो में, करेक्ट है। तो ये इसमें नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे करते हैं। There are concerns and there are dash about an impending recession in developed economies as they struggle to deal with worst dash of inflation for 4 decades. There are concerns about there are widespread concerns, हाँ, concerns widespread नहीं, widespread concerns with the worst streak of inflation in the 4 decades। देखो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है, वाइड स्प्रेड कंसर्न्स है किसी चीज़ रिसेशन को लेके, जो कि वर्स्ट स्ट्रीक है, मतलब वर्स्ट
इन्फ्लेशन का ग्राफ है, स्ट्रीक मतलब शायद ग्राफ या ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये एकदम सही है, इसमें बस चेंज क्या होगा, BAC, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये वाला हम मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर देंगे, पैराजंबल अभी नहीं करनी, ठीक है। आगे गई मैं, ठीक है। अब वी हैव वेरी डैश आइडिया ऑफ व्हाट डार्क मैटर एंड व्हाट इज़ डार्क मैटर एंड इज़ फिजिसिस्ट। देखो अभी पहली बात तो मैं ये बताऊँ ना कि मैं बहुत स्लोली कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मेरे 12:53 मिनट्स होने आ गए, ठीक है। अगर मैं खुद करती ना अभी तक मैं इसका ऑलमोस्ट आधा कर चुकी होती, और मेरे हमेशा लास्ट के 12 से 10 मिनट में ना सिर्फ RC और पैराजंबल्स बचे होते थे। वी हैव वेरी डैश आइडिया ऑफ व्हाट डार्क मैटर इज़ एंड फिजिसिस्ट्स हैव येट टू डिटेक्ट डार्क मैटर पार्टिकल्स। वी हैव वेरी लिटिल आइडिया, छोटा सा आइडिया है मुझे, ठीक है। उसके बाद ऑल्दो ही इज़ हार्डली सीन स्पेंडिंग मनी, ही इज़ क्वाइट डैश व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग पुअर। देखो मैंने यहाँ पे ग्रामर बेस्ड सारे क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम वोकैब पे आ गए। जो सेंटेंस अरेंजमेंट था वो भी कहीं ना कहीं ग्रामर से और वोकैब दोनों का मिक्स होता था। अब ये बेसिकली सिर्फ ग्रामर बेस्ड वन लाइनर्स है, इन्हें फटाफट करेंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है, या तो हमें पता होता है कि क्या सही होगा या हमें नहीं पता होता है, इसमें कोई 2 केसेस नहीं होते, ठीक है। या तो हमें पता होगा कि हाँ ये सही है या हमें नहीं पता होगा, बस, ठीक है। Although he is hardly seen spending money, he is quite dash when it comes to helping poor people. He is quite generous क्योंकि उसके पास मनी नहीं है, ठीक है। वो हार्डली स्पेंड करता है, बट जब पुअर लोगों पे आती है तो वो जेनरसली स्पेंड करता है, ठीक है। अब मैनी मोर इसमें क्या है, डायरेक्शंस which of the phrases A, B, C, D below each sentence could replace the phrase printed in bold। अच्छा यहाँ पे एक फ्रेज़ है जो फ्रेज़ रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक फ्रेज़ होगा जो बोल्ड में दिया होगा, उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है क्योंकि ये शायद ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। मैनी मॉडर्न चिल्ड्रन स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन, और देखो इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन और प्लेइंग या कुछ होगा ना, टू प्ले कैसे हो सकता है, और प्लेइंग अ मोबाइल गेम, टाइम, फिर भी सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन और टू हैव प्लेड नहीं हो सकता, और बीइंग प्लेड नहीं, और प्लेइंग इनटू नहीं, तो ऑब्वियसली प्लेइंग। मिस पादुकोण will be administering the next few projects since she has vastly experience, since she has vast experience, not vastly experience, ठीक है। अ वास्ट एक्सपीरियंसिंग नहीं, द वास्ट एक्सपीरियंस नहीं, ये करेक्ट हो गया। अब आगे जाते हैं। न्यूज़पेपर इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या मतलब सारे ऑप्शंस चेक कर लोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कौन सा एलिमिनेट हो गया। अब मैं इसमें एलिमिनेट करके दिखाती हूँ। देखो न्यूज़पेपर इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन बिकॉज इट्स रीच अमॉन्ग द कॉमन पीपल, बिकॉज ऑफ इट्स रीच हो सकता है, ठीक है। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। न्यूज़पेपर इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑन अकाउंट इट्स रीच, नहीं। ये वाला एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रीच हो सकता था, एज ए रिज़ल्ट इट्स रीच नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ प्रिपोजिशन मिसिंग है इन सब में, यहाँ पे भी प्रिपोजिशन मिसिंग था, यहाँ पे प्रिपोजिशन है, तो ये करेक्ट हो गया। देखो मैंने आपको क्या बोला, मुझे याद नहीं होता था कि रूल्स क्या है, ठीक है। प्रिपोजिशन लगेगा मुझे याद नहीं है, बट मुझे पता है कि सुनने में गलत लग रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ और आएगा। अब मुझे कैसे पता चल रहा है सुनने में गलत लगता है, जितनी मैंने रीडिंग की, जितनी मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की, मुझे आइडिया लगता गया कि हाँ इस तरह से पढ़ूंगी तो मुझे यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है। देख रहे हो मैं कितना फटाफट सॉल्व कर पा रही हूँ। तो आप भी अगर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। More than 3 lakh protesters gathered at the जंतर मंतर before the police took any action। ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। More than 3 lakh protesters had gathered at the जंतर मंतर before the police took action। ये भी हो सकता है। Have gathered नहीं होगा, gathering up नहीं होगा, gathers around नहीं होगा। More than 3 lakh protesters gathered at the had gathered होगा क्योंकि मतलब हमें ये मतलब पहले ये हुआ था फिर ये हुआ था ना, तो उसके जो पहले होता है उस एक्शन के साथ हैड लगता है, ठीक है। फिर भी हम इसे मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करते हैं। अब आरसी आ गया। आरसी को हमेशा हम बाद में करते हैं, लास्ट में एकदम, ठीक है। 7x करती जाऊँगी मैं, ठीक है। आगे कर दिया, आगे कर दिया, आगे कर दिया, ठीक है। ये पूरा मेरा शायद मैंने सारे क्वेश्चन इसके देख लिए, ठीक है, क्योंकि मैं फिर से 71 पे आ गई। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं पैराजंबल पे जाती थी, ठीक है। अब यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे अभी मेरे पास 8 मिनट्स पड़े हैं, बट मैं अगर एग्ज़ाम में देती ना अभी मेरे पास 10 मिनट्स होते अगर मैं आपको इसके साथ बता नहीं रही होती क्या करना है, ठीक है। अब देखो आरसी को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, मैं बस बताऊँगी तरीका क्या होता है, ठीक है। आरसी में क्या होता है, आरसी में कितनी बार आपको ना समझ नहीं आता है कि
पूरा सॉल्व नहीं होता है। तो मैं क्या करती थी, फर्स्ट और लास्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती थी, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हो जाए बोल के, ठीक है। देखो, क्या हाउएवर से शुरू हो सकता है? नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है। हाउएवर रिलेशनशिप विद फूड इज़ डेंजरसली इम्बैलेंस्ड, मतलब कि हमारा जो रिलेशनशिप है फूड का वो इम्बैलेंस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हाउएवर पहले इसकी पॉजिटिव बात हुई होगी, उसके बाद ये नेगेटिव आया होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ डायर नीड टू ऑल्टर आवर वेज, ये हो सकता है फर्स्ट लाइन, ठीक है। बाय वैल्यूइंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी एंड ड्राइविंग फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोनोक्रॉप्स फ्रॉम लो प्राइसेस वी डेट्रीमेंट नेचर, ये भी हो सकता है कि हम फार्मर्स को क्वालिटी की जगह क्वांटिटी मेंटेन करने को बोलते हैं, उससे हमारा वो ख़राब हो सकता है नेचर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। ऑल्सो वी यूज़, ऑल्सो से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, पैराग्राफ, ठीक है। ऑल्सो वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड टू फॉर सस्टेन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेड लैंड लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है। हम ये भी करते हैं, इसके साथ साथ ये भी करते हैं। तो शायद सी और डी एक पेयर है कि पहले तो हम उन्हें ऐसा करने बोलते हैं, उसके अलावा हम ये भी उन्हें सैक्रिफाइस करने बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द कीपर ऑफ आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड इंडिस्पेंसिबल टू आवर सोशल लाइफ, ठीक है। ये किसी के बाद ही आएगा, इट इज़ ऑल्सो है, ठीक है। फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइडर ऑफ, ये देखो, ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया, ठीक है। फूड हमारा एसेंशियल सर्वाइवल है, ठीक है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो, देखो, उसके बाद फूड एसेंशियल है, तो अब फूड के बारे में आगे कहाँ बात की गई है, ठीक है। फूड के बारे में डायरेक्ट आगे बात यहाँ गई है, देखो, ये नहीं हो सकता फूड के बाद, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही होगा। इट इज़ ऑल्सो अ कीपर ऑफ कल्चर ट्रेडिशन इंडिस्पेंसिबल टू आवर सोशल लाइफ। फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइडर ऑफ, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट तो है, उसके अलावा कल्चरल ट्रेडिशन जुड़े हैं उसके साथ, सोशल लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। देयर इज़ अ डायर नीड टू ऑल्टर आवर वेज, नहीं, बाय वैल्यूइंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी टू we determine nature. Also, we use the natural resources needed for sustained production and degrade the land, leading to climate change and weather events. देखो, it is also keep, पहले फूड एसेंशियल है, वो हमारी लाइफ्स को मेंटेन करता है, बट हम बाय वैल्यूइंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ठीक है। तो फर्स्ट होगा हमारा एफ, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा विच इज़ द सेकेंड स्टेटमेंट। तो ये वाले जो होते हैं जिसमें 6 स्टेटमेंट होते थे, मैं क्या करती थी, कितनी बार ना इसमें 5 ही स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर हमारा कभी कभी लक ये भी होता है कि अगर हम गलत वाला कर रहे हैं और इसमें ऑप्शन भी नहीं होगा तो हमें पता चल जाता है कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड होगा ई, ठीक है। अब मैं थर्ड, मुझे लग रहा है ये होगा बाय वैल्यूइंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे टिक कर दूँगी सी, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो ये वाला डी, ठीक है। हाउएवर रिलेशनशिप विद फूड, नहीं, मुझे अब समझ आ गया मैंने कहाँ गलती की, मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। फर्स्ट एफ हो गया, सेकेंड एफ ई हो गया, ठीक है। मैंने बताया कि सोशल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लेकिन लिखा है कि फिर भी हमारी जो रिलेशनशिप है ना फूड के साथ, वो डेंजरसली इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस होगा, ठीक है। तो देखो, पैराजंबल में ऐसा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने गलती कर भी दिया ना तो आप आगे जाके देखोगे, ठीक है। तो क्या तो यहाँ लिखा है कि फूड डेंजरसली इम्बैलेंस्ड है। कैसे इम्बैलेंस्ड है? डी, कि हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, नहीं। उसके बाद आएगा ये वाला सी, कि इट इज़ बाय वैल्यूइंग क्वांटिटी ओवर वी डिटरमिन नेचर, ठीक है। उसके बाद होगा ऑल्सो वी डू दिस, ठीक है। उसके बाद होगा, अच्छा, इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, लास्ट वाले के लिए पूछा ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे आरसी में। अब आरसी में क्या करोगे ना, सबसे पहले ना जो वो वाले क्वेश्चन हो ना लास्ट वाले, जिसमें ना हमें फिल इन द ब्लैंक्स या वन लाइनर टाइप है, वो करनी है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर द ब्लैंक, तो सीधा नीचे जाओ, ठीक है। ब्लैंक कहाँ पे, ये यहाँ पे है ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है। इसे समझो कि ये सिंगल सेंटेंस या सिंगल पैराग्राफ है, उसका हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। दे बिलीव दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग एंड दिस टाइम दे हैव ऑब्जर्व फर्दर डेथ्स रेट्स and people fighting and recovering more than previous 2 occasions, which gives us hope that the restaurants will soon be back in game, assuring utmost safe, grateful safety नहीं हो सकता, utmost safety हो सकता है। ceremonious, ceremony के बारे में कुछ है नहीं, tidal safety नहीं, तो utmost safety, ठीक है।
ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग इन द मीनिंग ऑफ इम्पोज्ड। इम्पोज्ड मतलब क्या होता है? इम्पोज्ड का पहले हम इस सेंटेंस में क्या, जैसे अगर आपको किसी चीज़ की मीनिंग नहीं पता, इम्पोज तो बहुत ईजी वर्ड है, सबको मीनिंग पता होता है, फिर भी ना पता हो तो देखो यहाँ पे जाके देख लो कि इम्पोज्ड कहाँ है। एज द ओमिक्रॉन वेरिएंट थ्रू द सिटी इंक्रीजिंग डेली कोरोना वायरस इन्फेक्शन, द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज स्ट्रिक्ट, मतलब कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए हैं। तो इम्पोज का सिमिलर क्या मीनिंग होगा? एक्सपेंडेड नहीं, लाविश नहीं, कन्फर्ड नहीं, इन्फोर्स्ड, इन्होंने लागू किए हैं नियम, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू जनरेट्स। जनरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को, मतलब देखो यहाँ डाइन विच जनरेट्स नो और लिटल इनकम, मतलब उससे बहुत कम कमाई होती है, बिल्कुल कमाई नहीं होती, ठीक है। तो जनरेट का मीनिंग क्या होगा? क्रिएट्स। परचेजेस नहीं हो सकता, गार्ड्स नहीं हो सकता, डिपेंड नहीं हो सकता, क्या हुआ? क्रिएट्स लेस इनकम, ठीक है। ये मेरे 3 इसके वन लाइनर हो गए। अब मेरे पास बचेंगे इतने ही क्वेश्चन। इसको कैसे करना है? देखो पैराग्राफ को स्किमिंग करनी होती है, ठीक है। स्किमिंग कैसे करोगे? पहले तो आप क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्टोरेंट्स हैज़ नॉट बिन डिस्कस्ड इन द पैसेज, ठीक है। इसमें मुझे जो जो रेस्टोरेंट के नाम दिखेंगे वो डिस्कस हुए हुए होंगे, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज़ बिन डिफाइंड एज हार्ड टू हिट इन द पैसेज, ये भी मुझे मिल जाएगा फटाफट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू एज पर द पैसेज, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें सब ट्रू वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट हार्डशिप फेस्ड बाय ड्रंकन बॉटनिस्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर व्हाट आर द वेज अडॉप्टेड बाय रेस्टोरेंट टू कोप विद इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक, ठीक है। अब हमें रेस्टोरेंट देखो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज़ टेकन beating during the wave of pandemic and are planning revenue for survival post pandemic. Business planning and strategy are carefully in a state of flux because they have no one knows what will happen next. Despite the fact that its employees as a large number of people has multiplier effect on the economy, the government has ignored hospitality industry. The third wave has potential to industry's final nail in the coffin, the last hope of survival, giving way to टोटल रेस्टोरेंटिंग। यहाँ पे मतलब मुझे समझ आ रहा है कि जो कोविड है उसकी वजह से रेस्टोरेंट बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। करीम्स अ बिग कलनरी मुगल रेस्टोरेंट, तो करीम्स की बात की गई है, तो ये तो है ही, ठीक है। हैज़ सर्वाइव्ड 108 ईयर्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव ओनली बाई रिमेनिंग कंसिस्टेंट विद द टेस्ट फूड, मतलब अपने फूड के टेस्ट से ही वो 108 से हैं और फर्स्ट और सेकेंड वेव उन्होंने जैसे तैसे कोविड की निकाल दी, ठीक है। फूड सर्विंग इज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड कंसिस्टेंसी कैन ओनली इंश्योर कस्टमर्स विल वांट टू ऑर्डर फूड फ्रॉम यू अगेन अगेन, मतलब अगर ये बता रहे हैं कि करीम का टेस्ट इतना अच्छा है कि लोगों को बार बार जाना पसंद है, चाहे कोविड था नहीं था, लोग करीम से ऑर्डर करते थे, ठीक है। दे आर ग्रोइंग, दे वांट टू मेक श्योर दैट दे एंटर द सिटी एंड लीव अ इंप्रेशन दैट मेक्स पीपल वांट टू ट्राई देयर फ्लेवर्स अगेन एंड अगेन, मतलब कि वो चाहते हैं कि वो इतना अच्छे हो जाएं कि वो लोग उनको बार बार ट्राई करते रहे, वो जिस भी न्यू सिटी में जाए। द की विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बैक्ड अप बाय एफिशिएंट मैन पावर, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको स्किम करती जाती है, ठीक है। अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इसमें क्योंकि मैं आपको बताती गई, तो मैं मतलब क्या हुआ ना कि ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया, बट आप देखोगे ना इस तरह से एक इतने बड़े आरसी को मैं ऑलमोस्ट 5, मतलब आप समझ लो मैं आरसी के लिए मुझे 8 मिनट बचते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था कि मैं 8 मिनट के अंदर अंदर पूरा ये पढ़ के ख़त्म कर लेती थी 6 मिनट के अंदर अंदर, और मान लो कि 1 मिनट में मेरे क्वेश्चन बन जाते थे, या फिर 5 मिनट में आरसी पढ़ लेती थी और 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाते थे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। और कितनी बार होता था अगर आप ऐसे हो कि आपके कुछ क्वेश्चन छूट भी रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें टाइमर ओवर हो गया, इसीलिए मैंने बीच में पढ़ना छोड़ दिया था, ठीक है। गो टू रिजल्ट्स करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, ठीक है। 60 पॉइंट, ठीक है, वो कोई बात नहीं। अब मैंने इंग्लिश ये रहा मेरा, ठीक है। मेरे 3 क्वेश्चन, तो ये था मेरा मॉक टेस्ट का करने का तरीका। इसमें मैं आपको स्कोर कार्ड इसका एनालिसिस क्या करूँगी, एक दिन अलग मैं वीडियो एनालिसिस पे बनाऊंगी कि मैंने जो गलतियाँ की है या फिर कुछ है वो कैसी होगी, क्योंकि मुझे डेफिनेट है कि इसमें कुछ गलतियाँ हुई होंगी क्योंकि मैंने बात करते करते आपको ये दिखाया था, या फिर मैं कोई ऐसा मॉक टेस्ट प्रीवियस उठा लूँगी जिसमें मुझसे बहुत गलतियाँ होंगी, ताकि मैं आपको एक मतलब प्रॉपर बता सकूं कि कैसे मैं गलतियों को देखती थी, कैसे एनालिसिस करती थी, ठीक है। बट अभी मैं बात करूं कि मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि कैसे सॉल्व करते थे, ठीक है। आरसी में भी क्या होता था, जैसे मैंने आरसी में लास्ट में दिखा रही थी, मैंने सारे क्वेश्चन रीड कर लिए, ठीक है। उसमें वो रेस्टोरेंट वाला क्वेश्चन था, उसके बाद उसमें इंटरफेस मतलब कैसे कोई क्वेश्चन होता है वो भी था, वो सब मैंने देख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती थी, मुझे 4 से 5 मिनट लगते थे उसको रीडिंग करने में, ठीक है। रीडिंग ना एक लाइन मैंने रीडिंग नहीं की, अगर आप देख लोगे मैं उसको
स्किम करी थी, ऊपर ऊपर से पढ़े जा रही थी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं उसको करने बैठती थी, ठीक है। तो 4-5 मिनट में स्किमिंग हो जाती थी, 1-2 मिनट में सारे क्वेश्चन, 2 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद भी आप मानोगे नहीं, मेरे पास 1 मिनट बचता था, 1 मिनट या 2.5 मिनट बचता, 1 मिनट से 1.5 मिनट बचता था। उसमें मैं जो मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, मैंने 2-3 क्वेश्चन वो उसको करती थी, क्योंकि मुझे डाउटफुल थे वो क्वेश्चन। हो सकता है अभी क्योंकि ये ऑटो सबमिट हो गया था तो उसमें वो क्वेश्चन गलत भी हुए हो, क्योंकि मैंने उनको रीविजिट नहीं किया, या फिर पैराजंबल मैंने रीचेक नहीं किया। पैराजंबल में हमेशा ना कॉपी पेन लेके उसमें लिखने बैठती थी, ठीक है। कॉपी पेन में लिखती थी, उसके बाद उसको मैं सेट करती थी। अब मैं कैमरा में बात करते करते उसको रीडिंग कर रही थी, तो ये भी पॉसिबिलिटी कि पैराजंबल में कुछ गलती हुई हो। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो मतलब करनी बहुत आसान होती है, ठीक है। बस ये है कि हमें तरीका नहीं आता है। तो पहले कैसे करेंगे, पहले हम ग्रामर बेस्ड करेंगे या वन लाइनर्स करेंगे, ठीक है। वो मैं करती जाती थी। अगर इसमें क्लोज टेस्ट नहीं आएगा, इसमें क्लोज टेस्ट आता ना, क्लोज टेस्ट में मैं बाद में पैराजंबल से पहले करती, बट पहले मैं वन लाइनर्स करती, ठीक है। ये तरीका होता है एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का, इंग्लिश का। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट्स में कि आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हो। लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि इंग्लिश का सेक्शन कैसे देते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन का बटन, बेल जो होती है ना नीचे, एक बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस की मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर आपको मुझे कहीं पे भी कांटेक्ट करना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रोज़ शाम को डिस्कशंस करते हैं। वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे, या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।